बेटी अपने हक की हकदार है, जन्म से, बराबरी से और गरिमा के साथ। आपका कानून ये साफ कहता है कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद बेटियां भी जन्म से कोपार्टनर यानी कि हमवारिस हैं, बिल्कुल बेटों की तरह अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों मामलों में। सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा केस 2020 में ये साफ कर दिया कि पिता के 2005 से पहले गुजर जाने पर भी बेटी का कोपार्टनरी हक बनता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बेटियों का पैतृक संपत्ति में हक है, असल सवाल तो ये है कि ये हक मिलेगा कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका कानून। आज का विषय है विमेन्स राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार। आज हम समझेंगे क्या है बेटियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं, एंसेस्ट्रल बनाम सेल्फ एक्वायर्ड में मूल फर्क क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर क्या अहम फैसले दिए हैं और अपवाद क्या है। तो इन तमाम सवालों को लेकर तमाम जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, आपके कानूनी हक क्या हैं, आप अपनी लड़ाई अगर लड़ना चाहें तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं और आपकी जिम्मेदारियां भी क्या है, इन सब पर होगी बातचीत। आपकी बेटियों के हक की कानूनी बारीकियों को समझते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ रेखा अग्रवाल हैं, जानी मानी वकील हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बहुत स्वागत है मैम संसद टीवी में आपका। और मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं करमबीर सिंह नालवा, सीनियर एडवोकेट हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और आइए चर्चा की शुरुआत। रेखा जी, चूंकि आप सामने बैठी हैं जी और इत्तेफाक से दो महिलाएं स्टूडियो में एक साथ, कई बार हम अपनी जिम्मेदारियां बहुत निभाते हैं अगर मैं महिलाओं की बात करें, लेकिन जो हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसको भूल जाते हैं। और कई मामलों में ऐसा लगता है कि परंपरा ऐसी बन चुकी होती है कि हमें लगता है कि अधिकार तो हमारे हैं ही नहीं। उनमें से एक है पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार। तो रेखा जी, आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए कि पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर कानून जो है वो क्या कहता है, मौजूदा व्यवस्था क्या है, और एंसेस्ट्रल और कॉर्पोरेशनरी जो है या फिर सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है उसमें बुनियादी फर्क क्या है। देखिए, बहुत सिंपल बात है कि अभी तक तो हमारे देश के अंदर जो जिस तरह की प्रथा चलती आ रही है कि लड़कियों को, बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था और यही समझा जाता था, मिताक्षरा लॉ की बात करें तो बेटियों का हक नहीं था और यही था कि भी बेटियों की शादी हो गई है, वो विवाह करने के बाद अगर दूसरे घर के अंदर चले गए हैं तो जो पिता ने उसकी शादी में लागत लगा दी उसके बाद उसका हक नहीं रहता है। और जो भी लड़की अगर किसी अपनी संपत्ति में अगर हक मांगती है पिता के जाने के बाद, अगर अपने भाइयों से हक मांगती है तो वो जैसे कहते हैं कि रिश्तों के अंदर दरार पैदा कर देती है। परंतु उस रिश्ते का क्या अहम, जहां पर सिर्फ अगर बेटी अपना या बहन अपना हिस्सा मांगती है तो आप उसके साथ रिश्ता खराब कर दो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कोर्ट्स के अंदर समय समय पर ऐसे ऐतिहासिक फैसले आए हैं जिन्होंने कानून को एक नया रूप दे दिया है। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर जो बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि दादा लाई संपत्ति, यानी कि दादा, परदादा और परदादा से भी पहले वाले दादा, मतलब परदादा, फिर परदादा, फिर दादा और फिर पिता, यानी कि 4 पीढ़ियों तक जो संपत्ति आ जाती है पिता के हाथ के अंदर, तो उसके अंदर बेटियों का हक पहले नहीं माना जाता था और ये कहा जाता था ये दादा लाई संपत्ति है तो सिर्फ ये कोपार्टनरी के अंदर बेटियां जो है वो इंक्लूड नहीं होती हैं। कोपार्टनरी मतलब जो जैसे कहते हैं कि नीचे तक जो फॉलो करता है डिवीजन जो होता है वो बेटों के अंदर ही होएगा, बेटियों का नहीं होगा। और सेल्फ तो उसके अंदर अभी तक तो यही माना जाता था, जो 2020 का जो फैसला आया, विनीता शर्मा का जो एक ऐतिहासिक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, अब तक तो माना जाता था कि नहीं, उससे बेटियों का अधिकार नहीं है। परंतु इस फैसले के बाद के अंदर बिल्कुल भी स्पष्ट हो गया, पहले भी 2 बार ऐसे कुछ फैसले आए हैं कि बेटियों को कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, परंतु अब इस फैसले ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि दादालाई संपत्ति के अंदर भी बेटियों का पूरा अधिकार है, वो अपने भाइयों से कहीं पर भी कम नहीं है। तो ये तो रही सेल्फ दादालाई संपत्ति। दूसरी हो गई निजी संपत्ति, जिसको अंग्रेजी में या कानूनी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो हुई जो किसी भी बेटी या बेटे के पिता ने अपनी मेहनत से अर्जित करी है। तो जो अपनी खुद की अर्जित करी हुई संपत्ति है
उसके अंदर किसी भी बेटे या बेटी का जन्म से अधिकार नहीं बनता है, और उसके अंदर वो जो मालिक है उस संपत्ति का, वो उसको जैसे चाहे वो उसको अपना बंटवारा कर सकता है, अपने जीवन काल के अंदर भी बंटवारा कर सकता है। और अगर उनका देहांत हो जाता है और वो बंटवारा नहीं करते, तो जो अगर वो कोई वसीयत बना के जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम विल कहते हैं, तो वो वसीयत के हिसाब से उसका बंटवारा होगा। और अब उस वसीयत में अगर वो लिख के जाते हैं कि मेरी सारी संपत्ति बराबर मेरी पत्नी और मेरे बेटे बेटियों को मिलेगी, तो वैसे बंटवारा होएगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ एक बेटे को देना चाहता हूँ, या एक बेटी को देना चाहता हूँ, या मैं किसी परिवार के लोग को देना ही नहीं चाहता क्योंकि ये मेरी संपत्ति है, मैं जिस मर्जी को दूं, वो किसी अनाथालय को भी या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को दान करके जाना चाहते हैं, या अपने किसी काम वाले को दान करना चाहते हैं, उनका पूरा अधिकार है। उसको कोई भी नहीं रोक सकता कि हमारे पिताजी ने ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी और को क्यों दे दी। उसका बेटे के भी अधिकार और बेटी का भी अधिकार है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में इट विल डिपेंड अपॉन द विल। अगर पिता ने विल बनाई है तो, विल नहीं बनाई है और अगर उनका देहांत हो जाता है तो उनको सारी की जो सारी प्रॉपर्टी, उनके जो वारिस होंगे, यानी कि अगर उनकी पत्नी जीवित है और अगर उनके जितने भी बेटे बेटी है उनके अंदर बराबर का बंटवारा होगा। पर ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो मालिक है उस संपत्ति का, क्या उन्होंने कोई वसीयत छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है। तो कुल मिला के दादालाई संपत्ति में आपका जन्म से अधिकार हो जाता है बेटियों का, और जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर जन्म से आपका कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, वो पिता की मर्जी पे डिपेंड करता है। बहुत सुंदर तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से आपने इसे समझाया। करमबीर जी, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद हम जानते हैं कि बेटी जन्म से कोपार्टनर यानी कि पैतृक संपत्ति में सहभागी है। इसे आम दर्शक कैसे समझे? इक्वल राइट्स या इक्वल लायबिलिटीज, इनका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मिस अमृता, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रोग्राम का नाम ही इतना इम्पोर्टेंट है, आपका कानून, ताकि आम जनता को पता चल सके कि उनकी क्या राइट्स हैं लॉ के मुताबिक और क्या उनकी लाइबिलिटीज हैं। जैसे अभी रेखा मैम ने कहा पंचाक्षरा लॉ के बारे में, 1956 के एक्ट के हिसाब से उनको कोपार्टनर नहीं बनाया था, जिसका सिंपल हिंदी अनुवाद कोपार्टनर का होता है हम वारिस बनना किसी भी जमीन जायदाद में, फैमिली प्रॉपर्टी में। अब जब यहाँ ये सिचुएशन अराइज हुई 1956 के एक्ट में भी ये नहीं थी राइट दी हुई, देयर वाज लिमिटेड राइट्स कुछ लेडीज को, औरतों को, लड़कियों को, बेटियों बहुओं को दिया गया था। पर ये जो रेवोल्यूशनरी एक्ट आया 2005 में और उसके बाद उसकी जो क्लैरिफिकेशन अभी मैम ने भी बताई, वनीता शर्मा की 2020 की जजमेंट में जो आई, उसमें सीधा सीधा ये हो गया कि हर बेटी को पार्टनर हम वारिस है पहले दिन से ही, पैदा होते ही। जी। अब आपका दूसरा सवाल जो था कि राइट एंड लाइबिलिटीज, तो पहले क्या था कि जी जो राइट्स थी, जो लाइबिलिटीज थी, वो पहले भी अंडर द प्रीवियस लॉ वो बेटियों पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। पर जैसे ही आपने एक बेटी को पूरा हिस्सेदार बना दिया बाकी बच्चों की समानता करके, अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है उस बारे में लॉ की, तो अगर इक्वल राइट बेटी का है तो वो पार्टीशन डिमांड कर सकती है। जहां पर पार्टीशन नहीं हो रही प्रॉपर्टी, वो जॉइंट पोजेशन प्रॉपर्टी का ले सकती है। फॉर एग्जांपल, एक घर है, पिता का घर था, पिता के घर के बच्चे 3 हैं, एक बेटी 2 बेटे हैं, पर अगर वो बेटी मैरिड भी है तब भी वो उस प्रॉपर्टी का जॉइंट पोजेशन ले सकती है। अकाउंट्स मांग सकती है कि उसके घर के खर्चे से रिलेटेड या एचयूएफ के क्या खर्चे हुए हैं, और ये भी चैलेंज कर सकती है कि अगर कोई बेटा या कोई और को पार्टनर हम वारिस उसकी परमिशन के बगैर एलिनेट करता है प्रॉपर्टी को या बेचता है प्रॉपर्टी को या कोशिश करता है, तो उसको भी वो चैलेंज कर सकती है। जी। अब लाइबिलिटीज की जहां पर बात आई, वो क्योंकि हमें अब राइट्स दी गई हैं, हमें मीन्स सारी बेटियों को, सारी लेडीज को अब ये राइट दी गई है, तो राइट आई है तो लाइबिलिटी भी आएगी। बिल्कुल। अब लाइबिलिटी ये है कि अगर लेट्स से फादर का कोई डेट है, एचयूएफ का डेट है, कोई बैंक का लोन है, वो पैसा उतारना है, तो उसको कैसे उतारा जाए? तो अगर कोई और एसेट नहीं है तो वो एक ही एसेट है जो बेटा बेटी को दोनों को मिल गया 50-50 हिस्से में, तो उसके खर्चा, वो जो डेट है, जो उधार है, वो बेटी के हक से भी अब निकलेगा। अगर फायदा हो रहा है तो लीगल राइट्स के हिसाब से उसकी जो लाइबिलिटी अराइज होती है उसमें भी वो हिस्सेदार बनेगी। अब
जी, बिल्कुल। बेहतरीन तरीके से आपने भी इसके बारे में जानकारी दी। मैम, जैसे आपने बताया कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए उसमें पहले से पार्टीशन हो चुका है, तो अदालत के सामने उस पार्टीशन को पेश करने के लिए कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए, और उसमें अगर बेटी को हक नहीं मिला है तो वो फिर उससे कैसे क्लेम कर सकती है? देखिए, अगर सबसे पहली बात तो जो पार्टीशन है यानी कि बंटवारा जी, तो अगर 20/12/2004 के पहले बंटवारा हो चुका है तो जो 2005 के अंदर जो बेटियों को फ़ायदा मिला था, देखिए 2-3 जजमेंट्स ऐसे कोर्ट्स की आ चुकी हैं जिनके अंदर पहले तो था कि 2005 में अगर कोई बेटी बंटवारा मांगती है तो उसका पिता जीवित होएगा तभी मिलेगा। दूसरी फैसला आया कि नहीं, अगर 2001 के अंदर थे तो भी उनको मिलेगा। तो ये जो था, ये जो क्लैरिटी थी, ये विनीता शर्मा वाले केस के अंदर 2020 के अंदर हुई। तो परंतु यहाँ पे एक चीज़ को ज़रूर क्लैरिफाई कर दिया गया कि अगर 20/12/2004 तक परिवार के अंदर जो संपत्ति है, जो पीछे से संपत्ति चलती आ रही है जॉइंट फैमिली के अंदर, अगर उसका बंटवारा हो चुका है तो 20/12/2004 के पहले हो चुका है, तब बेटी को अपना अधिकार उसमें नहीं मिलेगा। अगर केस कर भी देती हैं और कहती है कि देखिए इस प्रॉपर्टी को पार्टीशन करिए, 2005 का मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए कि 2005 के मेरे पिता जीवित है या नहीं है, मेरे को संपत्ति के अंदर बंटवारा चाहिए, तो ये अब क्लियर हो चुका है कि अगर आपको बंटवारा तभी मिलेगा अगर 20/12/2004 तक बंटवारा नहीं हुआ हो। अगर 20/12/2004 के पहले जो संपत्ति जिसके अंदर वो बंटवारा मांग रही है, पैतृक संपत्ति के अंदर अगर बंटवारा मांग रही है, अगर बंटवारा हो चुका हो तो उसको अधिकार नहीं मिलेगा। 2005 वाली बात का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। परंतु जहां तक रही बंटवारे की बात, अब बंटवारा कैसे होता है, जो सबसे अच्छा तरीका तो उसका वही होता है जहां लिखित तरीके से एक पार्टीशन डीड बन जाए, जो और अगर वो कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार जो होते हैं, सब रजिस्ट्रार जो होता है, वहाँ पर जाके सारी पार्टीज अपना अपना फैसला कर ले कि हाँ जी ऐसा ऐसा होगा बंटवारा। तो अगर वो बंटवारा वहाँ पे रजिस्टर हो जाता है तो सबसे बेहतर चीज़ है कि अगर बंटवारा हो गया तो राइटिंग के अंदर जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति, दोनों का बंटवारा आप लिखित रूप से कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्टीशन डीड। सबसे बेहतर तो वो है। परंतु साथ साथ अगर आपका बंटवारा फिजिकल ये राइटिंग के अंदर नहीं हुआ हो, लिखित रूप में नहीं हुआ, तो कई बार हमारे कोर्ट में ये इस तरह के किस्से भी आते हैं जहां पर बेटियां या बेटे जो ये कहना चाहते हैं कि नहीं जी देखिए इसका तो हमारा मौखिक रूप से बंटवारा इस तरीके से हुआ था। परंतु जो मौखिक बंटवारा है वो बहुत मुश्किल होता है कोर्ट के अंदर साबित करना। तो सबसे बेस्ट जो होता है, उत्तम तरीका तो होता है जब पार्टीशन डीड आप कोर्ट के अंदर अगर आप बताएं कि जी ऐसे बंटवारा हो गया और उस पार्टीशन डीड के आधार के ऊपर अपने अपने नाम के ऊपर उस संपत्ति को अपने नाम के ऊपर चढ़वा दे, जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन करवाना, तो वो आप कर सकते हैं। और जो ओरल जो है उसके अंदर आपको अपना सबूत देना पड़ता है, बहुत तरह की गवाही देनी पड़ती है, तभी जाके आप बता सकेंगे। कि जैसे फर्ज करिए कि कोई एक भाई कहता है कि बंटवारा हो चुका, एक बहन कहती है बंटवारा नहीं हुआ, तो एक कोर्ट को डिसाइड करने में इस सारे बहुत सारे तथ्य चाहिए होंगे। तो उसके अंदर अगर राइटिंग वाला होगा तो आसानी से साबित हो जाएगा, राइटिंग वाला नहीं होगा तो उसको मौखिक रूप से जो पार्टी बंटवारा साबित करना चाहती या नहीं करना चाहती उनको मौखिक रूप से अपना एविडेंस देना पड़ेगा, जिसके ऊपर कोर्ट अपना फैसला देगी कि हाँ वाकई के अंदर इस परिवार के अंदर चल और अचल संपत्ति का बंटवारा हुआ था कि नहीं हुआ था। जी बिल्कुल। करमबीर जी, जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो कई बार ऐसे कहा जाता है कि भाई शादी हो गई, अब क्या हिस्सेदारी और अब तो कुछ बनता नहीं, लेकिन हालांकि जो लोग ये एक्ट समझ रहे हैं कि भाई जन्मसिद्ध अधिकार है, जो अमेंडमेंट एक्ट है 2005 का, वो अब इस बात को शायद ना कहें, लेकिन फिर भी मैरिड वर्सेस अनमैरिड डॉटर, क्या अधिकारों में कोई फ़र्क पड़ता है? एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेकर बताइए कि शादी के बाद भी बेटी का कोपार्शनरी हक बराबर कैसे रहता है? अभिता जी, जैसे आपने कहा कि पहला लफ्ज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बर्थ ही राइट आज एग्जिस्ट हो चुका है इस एक्ट में। ये तो अब कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं रही। अब इसमें अगर इसको एग्जांपल में रहे तो एक बेटा है, एक बेटी है, बेटी की शादी हो चुकी है। हाउएवर जो कट ऑफ डेट जैसे मैम ने बताई है, एंड व्हाट इज नाउ मटीरियल तो ये है कि जिस दिन ये एक्ट एनफोर्स हुआ है उस दिन वो बेटी जिंदा है कि नहीं है, वो डेट 9/9/2005 है।
और अगर बेटी जिंदा है और चाहे मैरिज हो चुकी है तो कोई फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अमेंडमेंट आ चुकी है एक्ट में। जो एक राइट एक मेल या एक पुरुष मेंबर को दी जा रही थी फैमिली में, वही राइट अब सारी बेटियों की है। कंफ्यूजन की तो कोई बात अब रही ही नहीं है। आपकी बात बहुत सही है, कई जगह ये कहने को होता है कि बेटियों को नहीं दिया जाता। जी। अब अगर इसी माध्यम से, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से हर एक लेडी और हर एक बेटी को पता चलेगा कि उनकी राइट अब इक्वल है। वो जमाना तो अब रहा ही नहीं है कि किसी बेटी को ये कह दिया जाए कि आपका कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, या आपकी शादी में जो खर्च दिया वही था, जैसे मैम ने बताया, वो अब बात नहीं रही है। सेकंड सिचुएशन है कि ठीक है, बेटी घर में है, अनमैरिड है, कमा रही है नहीं कमा रही है, सब कुछ इमटेरियल है। अब तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं बचती मैरिड और अनमैरिड डॉटर में, सो फार एज जो को पार्टनर आप बन गए एक बारी, आपको ये राइट बाय बर्थ मिली है। सो जो राइट बाय बर्थ मिली है, चाहे वो लड़की बाद में अनमैरिड रहती है या मैरिज करती है, वो राइट उसकी नहीं बदल रही है। ठीक है, बिल्कुल। रेखा जी, अगर पिता जो हैं वो 2005 से पहले गुजर गए हैं तो बेटी का हक कैसे बचता है? और विनीता शर्मा के बाद की इस स्थिति को मैं चाहूंगी आप स्पष्ट कीजिए कि किन शर्तों पर बेटी अपने पूरे हक को क्लेम कर सकती है? देखिए, अब जो विनीता शर्मा वाला 2020 का फैसला है, उसने इस बात को ख़त्म कर दिया है। अब पिता की डेथ कब हुई वो मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो 2005 के अंदर जो पहले कंफ्यूजन था प्रकाशवती वाली जजमेंट के अंदर, तो वो बात को अब वो पूर्णतः वो बात अब ख़त्म हो गई है। और अब पिता का 2005 के अंदर जीवित रहना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बनस्पत कि उनका 20/12/2004 के पहले उनका कोई बंटवारा नहीं हुआ हो, फ़र्क बस इतना है। सिंपल शब्दों में अगर आपके जो दर्शक है उनके लिए कहूँ मैं, तो 2005 में पिता जीवित हैं या नहीं जीवित हैं, जिंदा है या मृत्यु हो गई है, अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क पड़ता था विनीता शर्मा के फैसले के पहले कि पिता 2005 में 9/9/2005 को जीवित थे कि नहीं थे। विनीता शर्मा जगह जो फैसला 2020 में आया, उसने इस बात को खत्म कर दिया वंस एंड फॉर ऑल कि पिताजी की मृत्यु कभी भी हुई हो अब इमटेरियल है। लड़की अगर जीवित है और लड़की अपना हिस्सा मांगती है तो वो मांग सकती है। कोई उसके जो भाई हैं वो ये नहीं कह सकते कि भाई देखो पिताजी की तो डेथ 2005 में, ये तुम्हें 2005 के बाद में इस जजमेंट का फायदा मिलेगा और पिताजी तो 2005 में जीवित नहीं थे। अब पिताजी की कभी भी मृत्यु हुई हो, वो लड़कियों के हक को खत्म नहीं करती है और उनको जो है वो उनको पूरा का पूरा हिस्सा मिलेगा। बस जैसे मैं वापस जो दोहरा रही हूँ, अगर उनका परिवार का जो बंटवारा है वो 20/12/2004 के पहले अगर हो गया हो, अगर कोई भाई कहता है नहीं नहीं अब मैं तुम्हें इस फैसले का कोई फायदा नहीं मिलेगा, विनीता शर्मा के फैसले का तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, अपनी किसी बहन को कहते हैं, तो उसको ये साबित करने पड़ेगा उस भाई को कि हमारे परिवार की जो चल और अचल संपत्ति का बंटवारा 20/12/2004 के पहले हो चुका था। अगर नहीं हुआ था तो फिर आपको पिताजी जिंदा हैं या नहीं है, बेटी का हक पूरा का पूरा संपत्ति में है। बिल्कुल। और यहाँ हमारे दर्शकों को जो आपने पहले समझाया था कि एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आपको जो पैतृक संपत्ति है उसी में आपकी जो है हिस्सेदारी बनती है। सेल्फ एक्वायर्ड में आपके पिता की विल पर निर्भर करता है, वसीयत पर। करमवीर जी, अगर किसी ने एंसेस्ट्रल संपत्ति बिना बेटी या बेटियों की सहमति के बेच दी, तो ऐसे में बेटी का लीगल रूट क्या हो सकता है? वॉइडेबल सेल, लीगल नेसेसिटी का टेस्ट और इंजंक्शन स्टेटस क्यू जैसे एंट्रीम ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं? बिल्कुल मैम, जो आपका पिछला सवाल था उसमें एक लाइन और बोलना चाहूंगा। कोर्ट ने और एक्ट ने अब लीगल डिस्टिंक्शन, मतलब कोई फर्क मैरिड बेटी और अनमैरिड बेटी में अब वो खत्म ही कर दिया है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपका ये वाला जो सा सवाल है, लेट से ऐसी किसी प्रॉपर्टी को फादर ने या किसी ब्रदर ने प्रॉपर्टी को बेच दिया है और जिसमें अब राइट तो एग्जिस्ट करती है, तो विच मीन्स के लिटिगेशन अब शुरू होने वाली है, केस दावा डालना पड़ जाएगा। उसमें आप पार्टीशन का दावा भी बेटी डाल सकती है, वो एक डिक्लेरेशन सूट भी डाल सकती है कि जो सेल करी गई है प्रॉपर्टी, लेट से किसी फैमिली की या किसी फादर की 3 प्रॉपर्टियां थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी या तीनों बेच दी, वो सेल जो करी गई है प्रॉपर्टी वो उसको बाइंड नहीं करती उसके शेयर को। उनके पास
कानून के तहत अब पावर है कि हम वो उसको चैलेंज करें। ग्राउंड्स को, लीगल नेसेसिटी की बात है, बेनिफिट ऑफ एस्टेट है, और इंटरिम रिलीफ भी लिया जा सकता है। यहां तक कि अगर सेल डीड हो गई हो प्रॉपर्टी की पर अभी म्यूटेशन बाकी हो, तो वो जो उनसी म्यूटेशन है उसकी भी फ्रीजिंग करवा सकते हैं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी के सेल डीड होने से सिर्फ इतना पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी वहां पर लॉ के मुताबिक, रेखा मैम इस चीज को एग्री करेंगे, जब तक उस प्रॉपर्टी की म्यूटेशन नहीं चढ़ेगी तब तक वो एक लीगल ओनर, इवन इफ बेच दी हो प्रॉपर्टी भाई या ब्रदर ने, वो अगला इंसान जिसने वो प्रॉपर्टी खरीद रही है वो लीगल ओनर नहीं बनेगा। और इसलिए फ्रीजिंग ऑफ म्यूटेशन भी एक बड़ा शॉर्ट मेथड होता है वो डाल के ताकि वो प्रॉपर्टी अगले खरीदार के नाम पे ना चढ़ी जाए। जी ठीक है। रेखा जी, एक और सवाल है, एक वर्ड है KARTA, कर्ता। 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 तो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या जो कर्ता है वो सिर्फ पुरुष हो सकता है? आज के संदर्भ में महिला कर्ता पर न्यायालयों का रुख और व्यवहारिक अनुभव क्या कहता है? अब मैं यहाँ पर कहूँ तो देखिए, महिलाएं जब अब जैसे कहते हैं ना चांद सितारों की बुलंदियों तक पहुँच रही है, तो महिलाओं को कर्ता बनने से क्यों रोका जाए। और अब बहुत मुझे एक महिला होते हुए भी इस बात का गर्व होता है कि हमारे देश का कानून जो है वो जैसे कहते हैं ना पानी की तरह रुका नहीं, जैसे पानी रुक जाता तो काई जम जाती है उसके ऊपर, वैसा नहीं है। हमारा कानून जो है समय के साथ साथ बदलता रहता है। और जब इतने बड़े आज फैसले बेटियों के हक के अंदर आ गए हैं कि बेटियां को बराबर का हिस्सा मिलेगा, तो कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता एक हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द नहीं है। कर्ता मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, यानी कि जो पिता है, वो उसको कर्ता बोलते हैं। जो एक अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी यानी कि HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो एक हेड होता है, मुखिया जो होता है, पिता होता है, और उसको कर्ता माना जाता है। अभी तक पिता जो पुरुष है उन्हीं को ही कर्ता माना जाता था, परंतु अब समय को बदलते हुए देखते हुए जब बेटियों को अधिकार मिल गया संपत्ति के अंदर, तो अगर पिता के बाद के अंदर अगर कोई सीनियर मोस्ट जो फैमिली में कोई महिला है जो कैपेबल हो और जो घर की जिम्मेदारियों को संभाल सके, प्रॉपर्टीज को भी संभाल सके, तो कानून एक महिला को भी अधिकार देता था, पहले भी देता था। अगर कोई मेल जो करता है यानी कि जो पुरुष करता है, अगर वो नहीं है तो उसके बाद में कुछ ऐसे उदाहरण भी है हमारे केसेस में, ऐसे आए हुए हैं एग्जाम्पल्स, जहां पे पुरुष नहीं है तो महिला को भी कर्ता माना गया है। परंतु अब किसी की भी वो कहते हैं ना कि किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी महिला अपने आप भी अपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली स्टार्ट करना चाहती है और उसके अंदर महिला को भी, क्योंकि अगर उसको संपत्ति का अधिकार भी मिल रहा है, तो अगर वो उस संपत्ति को मैनेज करने के लिए उस प्रॉपर्टी की कर्ता बनती है, तो महिलाओं को भी पूरा का पूरा अधिकार है। अब कहीं तरह का कोई फर्क नहीं रह गया है। तो महिला भी अपने परिवार का मुखिया हो सकती है और वो कर्ता मानी जाएगी उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। मुझे लगा इस सवाल को भी लाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग तो इस सवाल से भी अनभिज्ञ हैं जी, कि हम कर्ता हो भी सकते हैं जी। करमबीर जी, अगर मैं NRI और ओवरसीज मामलों की बात करूं तो खास तरह की चुनौतियां हैं इसमें, ज्यूरिडिक्शन को लेकर और इन सारी जो चीज़ें आती हैं इसको लेकर कैसे नेविगेट करें। हम चाहेंगे आपसे आप डूज एंड डोंट्स बताएं जो हर परिवार को पहले दिन से ही अपनाने चाहिए। बिल्कुल मैम, कीपिंग हमारी देश की जनता काफ़ी मुल्कों में फैली है, तो ये इशू बहुत कॉमन हो जाता है कई बार। डूज एंड डोंट से पहले मैम 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि की चैलेंजेस क्या हैं इस इशू में। की चैलेंजेस सबसे पहले आता है जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया में है और बेटा या बेटी अब्रॉड बैठे हुए हैं, तो वो पहली चैलेंज होती है उस प्रॉपर्टी को लोकेट करना। क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस में ये भी होता है कि प्रॉपर्टी लोकेट भी नहीं होती, क्योंकि एक वो ज़माना था पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सारी प्रॉपर्टियों उसके बारे में नहीं डिस्क्लोज करा हुआ था, अब वो बातें नहीं रही हैं। फिर आ जाता है मैम दूसरा की चैलेंज आ जाता है कि लेट से वो बेटा या बेटी की हम बात कर रहे हैं, वो बेटी इंडिया नहीं आ पा रही है, तो एक वैलिड एग्जीक्यूशन होनी पड़ेगी अपना पावर ऑफ अटॉर्नी की, जो अब्रॉड से फिर अटेस्ट होंगी, फिर वहाँ से वो लोकल पहुँचेंगी। हरियाणा पंजाब में अलग सिस्टम है, दिल्ली में उसका अलग सिस्टम है, पर वो पावर ऑफ अटॉर्नी वहाँ से आएगी।
तीसरी चीज आ जाती है मैम, ऑथेंटिकेशन जो है, फॉरेन डॉक्यूमेंट्स जो उनसे आए हैं जी। उनकी ऑथेंटिकेशन इंडियन कोर्ट्स में। अब ये 3 चैलेंजेस हैं। अब इसमें डूज एंड डोंट्स जो उनसे आ जाते हैं मैम, वो पहली सिचुएशन तो ये आ जाती है कि जो डॉक्यूमेंट आया है वो डूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बाहर से कोई बेटी अपना कागज भेज रही है यहाँ पर किसी को अटॉर्नी अपॉइंट करके, या कोई उनको वकील एंगेज करना पड़ा है, तो वो प्रॉपरली नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट होना बड़ा जरूरी है। और वो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन की कंप्लायंस उसमें होनी बहुत जरूरी हो जाती है। दूसरा ये इंश्योर करना बड़ा जरूरी है मैम कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगली ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है, जिसकी नाप तुलना, एविडेंशियरी वैल्यू जिसे कहते हैं, वो कोर्ट में देखी जा सके इंडिया में। जी। तीसरी चीज आ जाती है मैम के अर्ली इंजंक्शन। अर्ली इंजंक्शन क्या कि बेटी फॉरेन कंट्री में बैठी है, उसको ये पता चला कि मेरा भाई कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है या कोई ऐसा फैमिली मेंबर प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि मैम एकदम इंजंक्शन का सूट डाला जाता है, जैसे हम कहते हैं एक तरह से स्टे, उसमें हम प्रे करते हैं इंटरिम प्रेयर में, ताकि कोई अनऑथराइज्ड सेल उस इंडियन प्रॉपर्टी की ना हो सके। सो उसमें हर महिला को यह समझना पड़ेगा, कानून ने हक तो दे दिया है जी। पर हक को एक्सरसाइज तो उस लेडी को या उस महिला को खुद ही करना पड़ेगा, जैसे सबके लिए है। जी। अब जो डोंट्स है मैम, वो भी 3 मटेरियल डोंट्स हैं हमारे यहां पर। पहला है कि हमने ये कोशिश करनी है कि ये अवॉइड हो कि जो वो पावर ऑफ अटॉर्नी भेज रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड ना हो, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए सो फॉर एज इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हैं। फिर आ जाता है मैम, आजकल डिजिटल एग्रीमेंट्स भी बहुत हो रहे हैं, सो दे हैव टू ऑल्सो इंश्योर कि वो जल्दी उस इंफॉर्मेशन पे ना करें, इनफॉर्मल डिजिटल एग्रीमेंट्स ना साइन करे जाएं, क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो उसके ग्रिप से फिर निकलना जरा इजी नहीं रहता, अगर लॉ के तहत ना फिट आता हो। और तीसरी चीज है मैम, जो हमारे हेयर्स बैठे हैं, जो आगे उनके लीगल हेयर्स हैं, उनको ये ना अलाउ करा जाए, जो ओवरसीज बैठे हैं, कि वो सेल डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर दे विदाउट कंप्लीटिंग द प्रोसीजरल कंप्लायंस। क्या है, बहन और भाई में प्यार का रिश्ता है, जी। प्यार बना रहे तो जो बंटवारे वाली बात भी आ जाती है वो बड़ी सिंपल है। अगर ट्रस्ट है तो इश्यूज सेटल होते हैं, जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है और एंडेंजरमेंट टू राइट आ जाता है, बेटी का, लड़की का एंडेंजरमेंट कि मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा जा रहा है, तो लिटिगेशन शुरू हो जाती है। सो इसलिए ये चीजें जाननी और समझनी हर महिला के लिए जरूरी है। बिल्कुल, और इसीलिए ये खास कार्यक्रम आपके लिए, और आपने बहुत अहम जानकारी दी। कुछ और सवाल रह जाते हैं, कुछ दर्शकों के भी सवाल हैं, हम कोशिश करेंगे कि आगे हम उन सवालों को लेकर दोबारा आएं, लेकिन वक्त की पाबंदी है। मैम, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे इस मुद्दे को लेकर, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। बेटियों को अगर हम अपना अधिकार देते हैं अपनी संपत्ति के अंदर, तो कोई भी उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है। बेटे बेटी में फ़र्क मत समझिए, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को आप अपना इतना लायक करो कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो, और साथ साथ उसको अपना अधिकार दो। और कोई भी भाई अगर ये समझता है पिता के जाने के बाद में कि हमारा रिश्ता खराब हो गया, बेटी हमारी बहन ने तो हिस्सा मांग लिया, अब हमको इस बेटी से, अपना बहन से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, तो गलत है। रिश्तों को सिर्फ बंटवारे के ऊपर मतलब उसमें दरार नहीं आनी चाहिए। और मैं तो इसमें ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी संपत्ति का मालिक है, अगर बेहतर तो होगा अपने जीवन काल के अंदर उन सब चीज़ों को क्लियर करके जाएं, जिससे आप किसी भी पिता या मालिक, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, उसके जाने के बाद रिश्ते चलते रहे और भाई बहनों के बीच के अंदर जो अगली पीढ़ी है उसके अंदर दरार ना आए। तो ट्रांसपेरेंसी रखिए, बिल्कुल हर तरीके का स्पष्ट करिए। और बेटियों को हक देने के अंदर, उसके अंदर कोई शर्म की बात नहीं है। बेटों को सिर्फ इसलिए, अब आप कहते थे कि जी हमारा जो है कुल चलता रहेगा, आजकल नया जमाना आ गया, आजकल तो एक बच्चा भी लोग पैदा कर रहे, बेटी होने के बाद भी कोई दूसरा बच्चा नहीं करते। पहले कहते थे बेटा होना जरूरी है, हमारी कुल कैसे चलेगा, हमें अग्नि कौन देगा हमारे मरने के बाद में। तो इन सब बातों को, ये रूढ़िवादी बातें हैं, रूढ़िवादी बातों को हमें साइड में रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और बेटियां अगर हक मांगती हैं
तो वो उनके लिए अच्छी बात है, वो भी आगे आपकी संपत्ति को प्रोटेक्ट करेगी और आगे चलाएंगी। बेटा होने से उसके ऊपर जैसे कहेंगे ना कि उसके सिर के ऊपर कोई मुकुट नहीं बैठ गया कि बेटा है तो इसको ही सब कुछ देना है। बिल्कुल रेखा जी, बहुत सुंदर बात की आपने, बहुत शुक्रिया करमवीर जी आपका। रेखा जी आपका, हमारा जो कानून है उसका सोर्स संविधान है, हम जानते हैं, और संविधान समानता की बात करता है। किसी भी चीज़ को लेकर समानता, चाहे वो बेटे हो या बेटी, और इसे हम सबको, भाई बहनों को, हमें, आपको, माता पिता को समझना होगा कि किसी भी चीज़ में हमें समानता बरतनी है और समान चश्मे से ही उसे देखना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप आए, इतनी अच्छी चर्चा की। इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।